हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो उसी क्रम में हम बोर्ड एग्ज़ाम में जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और मैं खुद एक टीचर हूं और लास्ट 16 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिए। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये बेहद फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। परिमेय संख्या 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। मीन जब हम 1250 से इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारा सॉल्यूशन ये होता है कि 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 1250 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 6, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 12 50 25, फिर 5 से कट कीजिए 50 25 और फिर 5 से कट कीजिए। तो इस तरह से 2 की घाते 1 यहाँ पर 1458 बटे जो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, ये 2 की घाते 1 हो गया। 2 की घाते 1 गुणे 5 पर देखिए 1 2 3 4, 5 की घात 4 है। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है अगर 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में है, इस रूप का अगर है और ये m n से छोटा है, यानी ये जो 1 है 4 से छोटा है, तो इस 5 पर जो घात होता है, 5 पर जो घात होता है, 5 पर यहाँ घात 4 है, तो 5 पर 4 घात है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तो उनका LCM क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पहली संख्या 306 है इंटू दूसरी संख्या 657 है इज इक्वल टू लासा यानी एलसीएम, लासा हमको फाइंड आउट करना है, और इंटू HCF यानी मासा 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम लासा फाइंड आउट करेंगे तो 9 नीचे चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लासा हो जाएगा, लासा इज इक्वल टू 306 इंटू 657/9। इसको काट दीजिए, 9 सते 63, 2 65, 9 3 27 और 306 को 73 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के बाद में आएगा 22,338 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर ए, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 23/2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो जब भी किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के फॉर्म में है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी है। परिमेय संख्या मीन्स ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो
और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि √9 लिखा हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका मासा 1 होता है, या फिर ऐसे समझिए कि ऐसी दो संख्याएं जो 1 के अलावा किसी से भी ना कटे, तो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में ये 5 से दोनों कट रहा है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। ये 7 से दोनों कट रहा है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं। 31 से दोनों कट रहा है, इसलिए ये भी सहभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सहअभाज्य है, क्योंकि 18 और 25 1 के अलावा और किसी से भी कट नहीं हो रहा है, इसलिए 18 और 25 ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये दो संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये बता रहे थे कि दो संख्याओं का मासा अगर 1 है तो वह संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि HCF अगर 1 है दो संख्याओं का, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो कोई भी बहुपद हो, यहाँ द्विघात बहुपद है, तो ये ax² + bx + c टाइप का है, और x पर यानी वेरिएबल पर जितना मैक्सिमम पावर होता है, बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो द्विघात बहुपद में x पर मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कोई सूत्र नहीं लगाते हैं या इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ एक बहुपद है और हमको शून्यक निकालना है कि इसमें से इस बहुपद का शून्यक कौन है। तो बहुपद का शून्यक उसको कहते हैं जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन से पुट करके चेक करेंगे, जिस ऑप्शन से ये शून्य हो जाएगा वही उसका शून्यक होगा। तो हम सबसे पहले इसको चेक करके देख रहे हैं, 3 को यहाँ चेक करके देख रहे हैं इस x के जगह पर। तो x के जगह पर 3 लिखेंगे, तो 3² - 2 × 3 - 1, तो ये 9 हो जाएगा, -2 3 जा 6 हो जाएगा, -3 है यहाँ पर, -3, तो ये 9 - 9 = 0 आ गया। तो यहाँ पर ये 3 0 रिजल्ट दे रहा है, इसलिए 3 इसका एक शून्यक। हम -1 को चेक कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -2 × -1 -3, तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 = 0। तो यहाँ पर ये 3 और -1 इस बहुपद में x के प्लेस पर जब हम पुट करते हैं तो इसका मान 0 आ रहा है, और 0 अगर आ गया इस मान से तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड आउट करना है। इन दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती हैं तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, x - 2 = 0 है और y + 6 = 0 है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से y निकालेंगे, y 6 को इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6 आया है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु
प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 2, -6। ये आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीकरण निकाय kx + 3y + 3 = 0, 12x + ky + k = 0 के अंततः अनेक हल होंगे यदि k मीन्स इस समीकरण के अगर अनेक हल हैं तो k का मान बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो ये इम्प्लाइज करेगा a1 यहाँ पर k है और a2 है 12 इक्वल b1 यहाँ 3 है और b2 यहाँ पर k है इक्वल c1 यहाँ 3 है और c2 यहाँ k है। तो 3/k के इक्वल है, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा, इन दो पार्ट से हमको मिल जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k² बराबर यहाँ से मिल जाएगा k² बराबर 12 36। तो यहाँ से मिलेगा हमको k² बराबर 36, तो k मिल जाएगा √36 यानी 6 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 6 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से चेक कीजिए। योगफल 24 आना चाहिए और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 16 24 होता है। अब ये संख्या इसकी 2 गुनी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में देखिए 2 गुनी है लेकिन इसका जोड़ 24 नहीं आ रहा है, ये भी 2 गुना है लेकिन इसका जोड़ 24 नहीं आ रहा है, ये भी 2 गुना है लेकिन इसका जोड़ 24 नहीं आ रहा है। तो यही ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान होगा। तो जब मूल समान होते हैं, जब मूल समान होते हैं, समान मूल के लिए, समान मूल के लिए जो b² होता है बराबर 4ac के होता है। तो b यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर जोड़ो 4, a यहाँ पर ये 3 है और c यहाँ पर c ही है। तो ये 4 × 12c बराबर हो जाएगा 12² 12c बराबर हो जाएगा 12² × 12 गुणेगा 12, 12 12 कट जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये आपको OMR सीट में भरना है और ये एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसको आप सही से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो या तो यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत केयरफुली चूज़ किया है, इसलिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर है। तो यहाँ पर जो विविधकर होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। इसका जो विविधकर होता है d बराबर ये होता है b² - 4ac। तो इसका विविधकर हो जाएगा विविधकर d बराबर b² - 4ac। तो b यहाँ पर -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4a यहाँ पर 2 है इंटू c यहाँ पर 3 है। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। तो ये -8 आ जाएगा, 16 - 24 -8। ये हमारा आंसर हो जाएगा -8।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान है। तो इस समीकरण का एक मूल 2 दे रखा है, 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी x का मान 2 यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 इस समीकरण में, जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू 2 यानी 2a हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 को उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर -14 हो जाएगा। तो a बराबर 2 से भाग करेंगे तो -7 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा -7। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट के लिए सारवांतर होगा। तो यहाँ पर हमको सारवांतर निकालना है समांतर श्रेणी का। इसमें से अगर हम इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें तो हमको d मिल जाता है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3 -2। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, -1/2 में से माइनस कर देंगे इसको -3 को, तो यहाँ आएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1 है और 2 3 जा 6 प्लस 6/2 मीन्स ये आ जाएगा 5/2। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 + 1/2 हो जाएगा, नहीं 5/2 आएगा। हमको 11वां पद निकालना है तो इसका सूत्र होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो n 11 है, T 11 हो जाएगा, a मीन्स यहाँ -3 है और प्लस n 11 है तो 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा 10d और d यहाँ पर आपका ये 5/2 है। इसको कट कर दीजिए, 2 5 जा 10 तो ये -3 प्लस बचा हम 25 तो ये जाएगा 22 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, ये रेखा जो PQ है इस BC के समांतर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तथा PQ अनुपात BC, PQ और BC का अनुपात 1:3 है। तो AP अनुपात PB, ये AP अनुपात PB पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो शेष 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ AP/PB ये बराबर होता है AQ/QC के और ये बराबर होता है PQ/BC के। तो ये हो जाएगा PQ/BC के और PQ/BC 1:3 है तो ये भी हो जाएगा 1:3 और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु -1 3 तथा 5 2 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा √x1 आपका -1 है और x2 5 है तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 है माइनस y2 2 है तो इसका होल स्क्वायर। तो ये -1 -5 -6 होगा, -6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा और प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये √37। ये आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु -6 8 के मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी d बराबर हो जाती है
सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 0 हो जाता है, ये 0 0 हो जाएगा तो यही आएगा, और इसलिए सीधा आंसर -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, ये अंडर रूट 100 हो जाएगा और ये 10 आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बिंदु क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु -3 4 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो अगर हम इसको अक्ष पर प्लॉट कर दें, अगर ये हम इसको एक्स अक्ष मान लें, इसको वाई अक्ष मान लें, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। तो -3, -4, -3, 4 द्वितीय चतुर्थांश में है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट माइनस से आया और 1 2 3 4 यहाँ जाएगा। तो -3, 4 द्वितीय चतुर्थांश में है, ये पॉइंट है। तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी यही दूरी हो जाएगी, एक्स से 1 2 3 4, यानी ये 4 दूरी हो जाएगी। तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी हो जाएगी 4, एक्स अक्ष से दूरी इसकी 4 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 शीर्ष हैं। ऑप्शन है समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज, और बिंदु हमारे पास है -4, 0, 4, 0 और 0, 3। तो सबसे पहले हम इन भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लंबाई निकालने के लिए हम इस भुजा की लंबाई निकालेंगे अंडर रूट -4 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा 4 4 8 8 64, यानी 8। इस भुजा की लंबाई 8 आ गई। इसी तरह से इस भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, x1 - x2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर, ये आएगा 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, मीन्स ये 25 आएगा और ये 5 आ जाएगा। तो इस भुजा की लंबाई 5 आ गई। इस भुजा की लंबाई निकालेंगे हम अंडर रूट -4 - 0 का स्क्वायर, 4 चौक 16 आएगा और फिर 0 - 3 यानी 3 त्रिका 9 आएगा। तो अंडर रूट 25, ये 5 आ गया। तो हमें देख रहे हैं कि ये भुजा 8 आया है, ये 5 आया और ये 5 आया है। तो दो भुजा इसका समान आया है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, अपान 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 - इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 2/√3 होल अपान ये हो जाएगा 3 - 1 2/3, 2/3। तो ये हो जाएगा इस 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपान ये √3 पहले से लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडर√3। अब हम इसमें देखें कौन सा रिजल्ट अंडर√3 दे रहा है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, tan 60 डिग्री यही √3 होता है।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि साइन 2a इक्वल 2 साइन ए तो a का मान होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है और हम इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, अगर हम a के जगह पर 0 डिग्री लिख दें तो ये साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसको संतुष्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम टेन 45 डिग्री का मान लिखेंगे। टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो अपान 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 ही 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 अपान 2 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कौन सा रिजल्ट 0 दे रहा है। तो कास 90 डिग्री 0 होता है, साइन 91 होता है, टेन 90 इन्फिनिटी होता है, साइन 45 1 अपान √2 होता है। तो 0 हमको ऑप्शन ए दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो याद रखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। या तो बोर्ड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सही से समझ कर लगा लेते हैं तो 70 में से 20 मार्क्स आपका कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को देखते रहिए। क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। 10th के बाद में मैं 12th के क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं लिमिट्स स्टार्ट करूंगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कास टू पावर 4 थीटा का मान है। तो यहाँ से सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि ये साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 है। तो कास को अगर हम उधर ले जाकर जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल कास थीटा आएगा, और कास थीटा से अगर डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो ये हो जाएगा कास थीटा। यानी कास थीटा से अगर हम भाग कर दें तो साइन थीटा अपान कास थीटा से भाग के तो 1 आया और ये बन गया टेन थीटा। टेन थीटा 1 आया तो थीटा जो है 45 डिग्री हो गया, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा 45 डिग्री हो गया। अब हमको इसका मान चाहिए, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। तो साइन थीटा के 45 लिखा होल पावर 4 प्लस थीटा की जगह पर 45 लिखा तो होल पावर 4 हो गया। अब साइन 45 डिग्री 1 अपान √2 होता है होल पावर 4 प्लस कास 45 डिग्री 1 अपान √2 होता है होल पावर 4। तो अब ये अगर हम इसको स्क्वायर करें 1 अपान √2 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, और फिर हमको एक 2 पावर बचेगा। यहाँ 4 पावर स्क्वायर करेंगे तो मान 2 आएगा, और फिर एक स्क्वायर बचेगा तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4। इसको काट देंगे तो 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि साइन ए इक्वल 4/5 तो टेन ए का मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाइए, इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC। इसको समझ लीजिए कि ये कोड ए है, कोड ए लिखा हुआ है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस भुजा को निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये वाली जो भुजा होती है आधार है, तो ये वाली भुजा √ हो जाएगी। ये कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 चौक 16। तो 25 16 9 आएगा, 9 का बराबर 3 आएगा, तो ये भुजा 3 हो गई। तो अब यहाँ पर हमको tan a का मान निकालना है, इसलिए
tan a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 4 है और आधार हमने 3 निकाला तो 4/3, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि cos स्क्वायर a इक्वल 1/2 तो sin स्क्वायर a का मान होगा। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक सर्वसमीका है, ये एक सूत्र है, इसको याद रखिए। तो यहाँ sin स्क्वायर ए का मान निकालना है और cos स्क्वायर ए 1/2 दे रखा है बराबर 1, तो इसको उधर कर दीजिए। तो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो 1/2 आएगा। तो इसका मान 1/2 बी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से cos 3 थीटा निकालेंगे, cos 3 थीटा 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए 3 थीटा, क्योंकि हमको मालूम है अगर ये cos a है, cos a 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 3 थीटा यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 3। इसको काटोगे तो ये 20 डिग्री आ जाएगा और ये 20 डिग्री सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई L बराबर होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। या अगर इसको 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो इस सूत्र को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे, आर त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ 21 हो जाएगा, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ये थीटा यहाँ डिग्री में होता है और नीचे भी डिग्री है 180 डिग्री, तो डिग्री डिग्री कट जाएगा और ये 0 0 और 6 त्रिक 18 3 आएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई और 180 होगा, और ये 7 त्रिक 21 आएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 22 हमारा आंसर हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए चित्र में यदि AP, ये AP व BP, ये BP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, ये दोनों स्पर्श रेखा है और ये जो कोण दिया है AOB 110 डिग्री दिया है, तो इस कोण का मान पूछ रहा है। तो याद रखिए किसी वृत्त में अगर 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं तो स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच का जो ये कोण होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और उसी तरह ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का जो योगफल है 180 डिग्री हो गया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो जब अगर इन आमने सामने के कोणों का योगफल 180 है तो इन आमने सामने के कोणों का योगफल भी 180 ही होता है। तो इस कोण P का जो मान है यानी कोण APB का मान जो है 180 डिग्री में से ये 110 डिग्री घटा देंगे तो ये 70 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 60 डिग्री है का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई r² थीटा अपान 360 डिग्री, और यहाँ थीटा भी डिग्री में है
तो पाई का जो वैल्यू है 22/7 लिखेंगे। आर का मान यहाँ 6 दिया हुआ तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। थीटा यहाँ 60 डिग्री दे रखा है और अपान ये 360 डिग्री लिखा है। 60 से 360 काटेंगे तो ये 6 आएगा, ये 6 आएगा और इसको फिर 6 से काट देंगे, ये 6 आएगा और 6 से इस 22 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 132/7। चूँकि यहाँ पर ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो होता है यूनिट का स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ 132/7 सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये बराबर है परिधि के, परिधि होता है वृत्त की 2πr। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो r = 2 आया, तो 2 इकाई हमारा ए आंसर हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यह क्वेश्चन नंबर 33। कोई अर्धगोला है, ठोस अर्धगोला है, तो अर्धगोला पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, लेकिन ये भी यहाँ पर एक वृत्त बनता है, वृत्ताकार होता है, तो +πr² हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3πr²। 3πr² बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर² है, उसके आधार का व्यास होगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पर इसका आधार एक वृत्त होता है, ये लंब वृत्तीय बेलन है, इसका आधार एक वृत्त होता है, दोनों सिरे एक वृत्त होते हैं। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr² = 9π दे रखा है, 9π दे रखा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r = 3 आएगा। तो ये त्रिज्या, इस आधार की त्रिज्या आ गई 3, इसलिए व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 2r के बराबर होता है, तो 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर गोले का व्यास दे रखा है d, हमको गोले की त्रिज्या चाहिए r, तो व्यास का आधा होता है r, तो r हो जाएगा d/2। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन b, ये होता है 4/3 πr³। ये हो जाएगा 4/3 पाई, पाई रहने दीजिए, r यहाँ पर d/2 है, तो d/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई इंटू यहाँ d³ होगा और नीचे 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये है पाई d³ 3 दूनी 6, पाई d³ 6, पाई d³6, ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि 5, 10, 15 R 20, 35 और 40 का मासा 21 हो, समांतर माध्य, समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। समांतर माध्य, इसको x बार कहते हैं, ये बराबर होता है
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितनी भी राशियां हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुल कितनी राशियां उसका जोड़ है और नीचे कुल कितनी संख्या है। तो ये हो जाएगा x बार, यहाँ x बार 21 दे रखा है, समांतर माध्य 21 दे रखा, तो 21 बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40, और संख्या में कुल मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो यहाँ नीचे 7 हो जाएगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 21 से गुणा हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 21 × 7, और इसको जोड़ लीजिए यहाँ से, तो 10 5 15 15 15 30 यहाँ हो गया, ये 30 हो गया, और ये 30 हो गया, और 40 30 70 70 70 भी 90 5 95 ये हो गया, तो 5 और 9 3 12 125 प्लस r हो गया। तो दिस इम्प्लाई, जब हम r का मान निकालेंगे तो 125 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, 147 माइनस 125, तो ये r बराबर आ जाएगा, 7 में से 5 घटा दो 2 आएगा, और 4 में से 2 घटा 2 आएगा, 22 आ जाएगा। तो r का मान 22 आया, और यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आंकड़ों 264202132 का बहुलक है। तो कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, अगर उसका बहुलक निकालना है तो बहुलक जो बहुत बार आए उसी को बहुलक कहते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को बहुलक कहते हैं। यहाँ 2 यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, तो 2 इस पूरे आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आए, इसलिए इसका बहुलक 2 हो जाएगा। तो इसका बहुलक यानी मोड जिसको कहते हैं, इसका मोड हो जाएगा 2, बहुलक 2 हो जाएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आंकड़ों 28465 की माध्यिका है। तो सॉल्यूशन है, जब भी माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जब भी माध्यिका निकालनी हो तो आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखिए ही लिखिए, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद में 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, और फिर 8 लिखेंगे। तो आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जो बिल्कुल जो बीच में पड़ता है यही माध्यिका होती है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 5। तो इस तरह से सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्या देखनी है तो समांतर माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर सम संख्याओं को लेना है तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, हमको 10 तक लेना है, तो 10 को लिखेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 कुल हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5 5 6 30 यानी 6। तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा 6, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो याद रखिए, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध होता है
वो ये होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही संबंध होता है, इसका हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो बहुलक होता है जिसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, बहुलक बराबर होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी मोड बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन माइनस 2 इंटू मीन यानी माध्य। यहाँ पर सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यदि किसी बारंबारता बंडल का माध्य, अब देखिए यहाँ पर समांतर माध्य दे रखा है, यानी अगर हम देखें तो माध्य को m कहते हैं, मीन कहते हैं, यह है 20.5 तथा माध्यिका दे रखा है m दे रखा है मीडियन 20। तो बहुलक पूछ रहा है यानी मोड पूछ रहा है, तो हमने अभी बताया कि मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो यहाँ मीडियन माध्यिका 20 है माइनस 2 इंटू मीन यानी माध्य है 20.5। तो 20 ત્યાં 60 हो जाएगा, माइनस 20 दूना 40 एक 41 हो जाएगा। तो 41 और 19 60 हो जाएगा, 60 में से की तरह 19 आ जाएगा, तो 19 यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, ये मीन, मीडियन और मोड, ये 3 होती है। मीन यानी समांतर माध्य, मीडियन यानी माध्यिका और बहुलक, यही होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो बहुलक ही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो अगर कोई प्रयोग है उसकी प्रारंभिक घटना P1, P2, P3 है, तो सभी का जो योगफल होता है एंड स्वान, इसका योगफल 1 होता है। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए गड्ढे में 52 पत्ते हैं और इक्का निकालना है, तो इक्का कुल मिलाकर के 4 होते हैं। तो प्रायिकता जो PE है वो संभावित केस हमारा 4 बना है और कुल केस 52 है। तो प्रायिकता की परिभाषा यही है कि संभावित केस कितना है और कुल केस कितना है। डिवाइड कर दीजिए, 4 कम 4, 13 चौके 52, तो ये 1/13 आंसर हो जाएगा। 1/13 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता, सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 से बड़ी होती है प्रायिकता PE और 1 से छोटी या बराबर होती है। जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है। बाकी जितनी भी घटनाएं हैं उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। तो ये संबंध होता है PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। घटना E की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी नीली होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर नीली गेंद 2 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 2 केस हमारा फेवरेबल केस है यानी संभावित केस है, और टोटल 3 और 2 5 केस हो जाएगा। कुल 5 गेंद है तो 2/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पी बराबर, अब जब पासे को फेंका जाता है तो पासे में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स होते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 1 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है, ये अभाज्य संख्या है। तो 3 केस बन रहा है, कुल केस 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को जो उछालते हैं तो हेड आता है या फिर टेल आता है, 2 ही केस कुल बन रहा है। तो यहाँ पर शीर्ष आना है, शीर्ष तो एक ही है, तो 1/2 ये हमारा आंसर हो गया, सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 49, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन अगर है तो यहाँ पर सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 52 सप्ताह पूरा हो गया, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 1 36 364 दिन तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक दिन बच जा रहा है। अब ये एक दिन जो है, एक दिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है, और शनिवार हो सकता है। तो कुल केस 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। यहाँ पर कुल केस कुल केस 7 बन रहे हैं और रविवार सिर्फ एक दिन आया है, तो प्रायिकता P हो जाएगा 1/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। अगर ये लीप ईयर होता, अगर ये लीप ईयर होता, लीप वर्ष होता, तो इसमें कुल 366 दिन होते और तब 7 × 52 हम करते, तो यहाँ पर 364 आएगा, तो यहाँ 2 दिन बच जाएगा। इस केस में 2 दिन बचेगा। तो 2 दिन जो है, 2 दिन का केस बनाएंगे तो 2 दिन में संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे और संडे हो सकता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 केस बन रहा है, लेकिन संडे यहाँ पर भी है, संडे यहाँ पर भी है, तो 2 फेवरेबल केस बन रहा है। तो इस कंडीशन में जब लीप वर्ष होगा तो 53 रविवार आने की प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। तो अगर लीप वर्ष है तो किसी भी दिन की प्रायिकता 2/7 होती है, और अगर सामान्य वर्ष है तो कोई भी दिन होगा तो उसकी प्रायिकता 1/7 होगी। जैसे 53 रविवार या 53 सोमवार या 53 बुधवार के लिए यही केस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो पासे में 6 पॉइंट होते हैं। पासे को जब हम फेंकते हैं तो इस तरह से 1 2 3, इधर 4, इधर 5 और नीचे 6 पॉइंट्स होते हैं। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6, ये सम संख्या होती है। तो P कुल केस हमारा 3 बन रहा है।
फेवरेबल केस हमारा 3 बनना और कुल केस 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 सम संख्या प्राप्त होने की प्रायः 1/2 हो जाएगी, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 50 क्वेश्चंस बताए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको OMR शीट में भरना है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस या तो यही आएंगे या फिर इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि इसको बहुत केयरफुली चूज किया गया है। और इस चैनल को देखते रहिए। इसके बाद में हम 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस को बताएंगे, और बहुत कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैथ्स एम्ब्रोसिया को देखते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।